जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में डीएनए एप्लीकेशन का जो सबसे पहला पार्ट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो थोड़े बहुत जो डिफरेंस है वो कैसे होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन का सबसे पहला पार्ट इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स होंगे, और पूरा प्रोसेस नहीं, एंजाइम्स जो मेन है पॉलीमरेज कौन से होंगे, जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो कौन कौन से होंगे ये देखेंगे, और उनके फंक्शंस देखेंगे, इसका फंक्शन क्या होगा, और फिर फंक्शन के बाद से हम लोग देखेंगे कि जो उसी दौरान हम लोग देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कैसे डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो चीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले शुरू करना चाहता हूँ आपका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट कि सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट की रेप्लिकॉन किसे कहते हैं और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत बड़ा सा अगर मान लीजिए डीएनए है, तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे इसको रेप्लिकेट करने के लिए। हाँ, तो इसके लिए हमारे पास जहां से भी हम लोग रेप्लिकेशन करेंगे उस रीजन और जिस भी डीएनए के हिस्से को हम लोग रेप्लिकेट करने वाले हैं उसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकॉन। क्या कहेंगे? रेप्लिकॉन, है ना। रेप्लिकॉन वो हिस्सा है जहां पे डीएनए का फिर वापस रीजन ऑफ डीएनए विच इज गोइंग फॉर द रेप्लिकेशन, रीजन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है ना, रेप्लिकेशन इन डीएनए। डीएनए ये चीज हो गया, और जहां पे रेप्लिकॉन में वो हिस्सा जहां पे हम लोग रेप्लिकेशन करने वाले हैं उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और आई कहते हैं। तो यूकैरियोटिक के केस में हम लोगों के पास मल्टी रेप्लिकॉनिक होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक के केस में डीएनए कैसा होगा? डीएनए जो होता है हमारा, डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है, और जो लीनियर डीएनए होगा उसमें आपके पास मल्टीपल रेप्लिकॉन होंगे, बहुत सारे साइट होगा, और मतलब ज्यादा रेप्लिकॉन है तो वहां पे ज्यादा ओराई होगा। ठीक है, मल्टीपल ओराई होंगे। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में अगर आप देखोगे तो प्रोकैरियोटिक के केस में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, और जो सर्कुलर डीएनए है उसके अंदर एक ही होगा, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब कि वो साइट है जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो प्रोकैरियोटिक के केस में कैसे पता चलेगा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पता करने के लिए हम लोग कहाँ से और रिप्लिकेट करना चाहें उसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी रेप्लिकेशन के लिए, है ना। कहाँ पे हमें कम पैसे खर्च होंगे, तो सबसे पैसे कम खर्च वहां होंगे जहाँ पे एनर्जी कम खर्च होने वाली है। तो एनर्जी हमें एडेनिन और थाइमिन में ज्यादा तोड़ने में एनर्जी लगेगी, या फिर गुआनिन और साइटोसिन में। तो इस चीज पे मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, बस इसको इरेज कर लेते हैं। देखो, तो ओरिजिन जो ओराई होता है कभी भी एटी रिच होना चाहिए। ठीक है, क्यों एटी रिच? क्योंकि यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो डबल बॉन्ड होगा, तो इसको आराम से तोड़ना, इसको थोड़ा थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो भी डीएनए है वो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमें डीएनए की कहाँ से रेप्लिकेशन शुरुआत करनी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? ओराई। अब ओराई ई कोलाई के अंदर अगर हम लोग बात करें, प्रोकैरियोटिक में हम लोग बात करें ई कोलाई के अंदर, तो ओराई में जो रेप्लिकॉन का जो रीजन है जिसे जहाँ से रेप्लिकेशन करना है
उसमें एक रीजन होगा जिसको हम लोग कहते हैं ओराइसी, है ना। ओराइसी में 11 ऐसे साइट्स होंगे जहाँ पे GATC होता है, ठीक है। GATC में जो थायमिन होगा ना, वो थायमिन मिथाइलेटेड होगा। तो थायमिन मिथाइलेटेड होने से क्या होगा, थायमिन हमारा क्या है, मिथाइलेटेड है। अगर हमारा थायमिन मिथाइलेटेड है, इसका मतलब क्या, थायमिन मिथाइलेटेड होने से क्या होता है कि आप पहचान पाएगा, हमारा जो प्रोटीन है, जो हमारा एंजाइम है, वो पहचान पाएगा कि हमें इसी साइड पे आके बाइंड करना है। तो और वो प्रोटीन कौन सा है हमारे पास, DNA है ये प्रोटीन। अब DNA के पास मतलब ये भी बहुत लंबा सीक्वेंस है ओराइसी का, लगभग लगभग 245 बेस पेयर का, है ना। तो 245 245 बेस पेयर में उसको कहाँ बाइंड करना है, उसके लिए भी आपके पास क्या है, साइट है। तो इस 245 बेस पेयर में हमारे पास 9 मर मतलब 9 यूनिट के, 9 बेस पेयर्स के, और 13 बेस पेयर्स के 13 मर के रिपीटिंग यूनिट है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। 245 बेस पेयर में रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 9 मर। तो 9 मर पे जो है ना, ये डीएनए पे डीएनए जो है वो कहाँ पे जाके बाइंड करते हैं, 9 मर पे। डीएनए कहाँ जाके बाइंड करेगा, 9 मर पे, ठीक है। यहाँ पे आके ये जाके यहाँ पे बाइंड कर देगा। जैसे ये डीएनए यहाँ पे बाइंड करता है ना, तो ये आगे वाला जो स्ट्रैंड है, ये आगे वाला स्ट्रैंड ऐसे थोड़ा सा ये 9 मर क्या होता है, ये थोड़ा मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट कर जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ए और टी रीजन के जो एटी रिच जो बॉन्ड्स है, ये थोड़ा थोड़े ब्रेक करने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा क्या, पूरा पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हल्का सा बबल्स की तरह ऐसे बन जाएगा, ठीक, इस तरह से, है ना। ब्रेक करके थोड़ा सा बबल बन गया। तो यहाँ पे अब 13 मर पे क्या करेगा, 13 मर भी फर्दर आगे ब्रेक, मतलब वहां पे वो ब्रेक करने लगेगा, ठीक है। आई बात समझ। तो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मिथाइलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे इस ओराइसी के अंदर हमारे पास 11 GATC है, 11 GA इस इस प्रोटीन के अंदर, मतलब जो हम लोग डीएनए बना रहे हैं ना, तो उस डीएनए में 11 GATC है। और ये जो 11 GATC है, उसमें खास बात यह है कि थायमिन जो है हमारा मिथाइलेटेड है। अगर मिथाइलेटेड है तभी जाके हमारा जो एंजाइम है पहचान पाएगा कि हाँ वहाँ पे मुझे बाइंड करना है। तो डीएनए ए कहाँ बाइंड कर रहे हैं, 9 मर पे। 9 मर पे बाइंड करने के बाद से वहाँ पे एटी जो रीजन होगा वो सारा मेल्ट करने लगेगा, हमारे पास डीएनए में एक फॉर्क बनता हुआ दिखेगा। लेकिन यही अगर हम लोग बात करेंगे प्रो यूकैरियोटिक्स के अंदर, तो यूकैरियोटिक्स के अंदर थोड़ा सा सीन डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि उसमें ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस है, जहां पे जाके रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन जो सीक्वेंस है, ARS जो सीक्वेंस है वो ईस्ट में, ईस्ट के अंदर उसमें क्या है, 3 डोमेन है। ए डोमेन है पहला, बी डोमेन है, और सी डोमेन है। तो ए डोमेन हमारे क्या है, कंसेंसस सीक्वेंस, सीक्वेंस डेजिग्नेशन डेजिग्नेटेड होगा। डीएनए अनवाइंडिंग सीक्वेंस होगा बी डोमेन। और सी डोमेन क्या होगा, इंपॉर्टेंट फॉर द डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, ठीक। तो एआरएस में आपने देखा तीन तीन डोमेन, A B C, कंसेंसस सीक्वेंस बाइंडिंग, बी हमारा जो है वो डीएनए अनबाइंडिंग के लिए, और सी जो है हमारा इंपॉर्टेंट फॉर द डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, ठीक। तो ए डोमेन जो है हमारा कंसेंसस सीक्वेंस बाइंडिंग है, मतलब सेम रिपीट या कुछ खास तरह के डीएनए के रिपीट जो अलाइन होंगे एक लाइन में, उसके उसका उसका वो डोमेन है, ठीक है। बी अनवाइंडिंग के लिए जो स्ट्रैंड है उसको अनवाइंड कर देगा, ठीक। और जो हमारे पास जो हमारे पास
सॉरी, तो जो हमारे पास ये G1 CDC6 बाइंड एटीपी जो होता है वो B1 B1 के अपने आप में B2 B1 B2 B3 हमारे पास एसेसरी सीक्वेंस जो है B1 B2 B3 है, जिसमें से जो B1 जो होता है वो जी जीवन जीवन फेज में CDC6 जो बाइंड एटीपी के साथ बाइंड करता है और फिर वो ORC के साथ बाइंड करता है। ठीक है, यहाँ पे जो ORC है वो क्या है, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक, origin recognition complex, presence of CDC at the origin break MCM act as a helicase। ठीक है, तो जो CDC है ओरिजिन पे मौजूद होने की वजह से MCM क्या करता है, एक हेलिकेज की तरह काम करता है, जो कि MCM प्रोटीन टू बाइंड विद टू ए कॉम्प्लेक्स। तो MCM जो CDC है वो प्रेजेंस ऑफ CDC एट ओरिजिन ब्रेक्स MCM प्रोटीन। ठीक है, CDC अगर ओरिजिन पे मौजूद रहता है तो MCM को क्या करता है, ब्रेक कर देता है टू बाइंड विद कॉम्प्लेक्स, ताकि वो कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करे और वो हेलिकेज का काम आगे करते जाए। ठीक है, हेलिकेज लोडिंग डायरेक्टेड बाय द थ्री प्रोटीन्स। हेलिकेज कैसे लोड होता है, तीन प्रोटीन की मदद से, ORC CDC6 और CDT1। ठीक है, व्हेन MCM बाइंड विद द टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जब MCM बाइंड करते हैं तो CD6 क्या हो रहा है, डिग्रेडेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो इनिशिएशन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो कभी भी हम लोगों को इनिशिएशन स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें चाहिए CDC6 और वो बाइंड कराता है MCM कॉम्प्लेक्स को। ठीक, और वो MCM कॉम्प्लेक्स को बाइंड कराएगा, तो फिर खुद ही वो CDC6 क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। CDC6 क्या हो जाता है हमारा, खत्म हो जाएगा। CDC6 हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद DNA पॉलीमरेज जो है हमारे पास, DNA पॉलीमरेज कितने हैं, DNA पॉलीमरेज जो है हमारे पास दो तरह के हैं, टेम्पलेट DNA, टेम्पलेट डिपेंडेंट और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। तो टेम्पलेट डिपेंडेंट में DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है, और RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज में रिवर्स, यहाँ पे दिया हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की कोई हम लोग RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कहते हैं, जो कि बाल्टीमोर और टेमिन ने ढूंढा था। मतलब वो RNA से DNA बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो इनका रोल है, जो पॉलीमरेज का जो रोल होता है वो रेप्लिकेज अंडरटेक DNA रेप्लिकेशन रिमेनिंग इन्वॉल्व इन द सब्सिडियरी। तो इनका रोल बहुत ही मेन जो इनका रोल होता है पॉलीमरेज, बहुत ही कम होते हैं जो पॉलीमराइजेशन में काम करते हैं। बाकी जो पॉलीमरेज होते हैं वो रेप्लिकेशन और DNA रिपेयर में काम करते हैं। तो यहाँ पे पॉलीमरेज जो है हमारे पास क्या है, 5 तरह के डिफरेंट DNA पॉलीमरेज है प्रोकैरियोटिक्स के अंदर। सबसे पहला जो पॉलीमरेज है वो कॉरेनबर्ग ने ढूंढा था, तो इसको हम लोग कॉरेनबर्ग पॉलीमरेज भी कहते हैं। इसके पास 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, और 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी इसमें होती है। लेकिन ये पॉलीमराइज किस प्राइम पे करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम पे पॉलीमराइज करता है। ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी काटने के लिए डायरेक्ट होते हैं, बट 3 प्राइम से 5 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी एक्चुअली ये प्रूफ रीडिंग के लिए होगी। ठीक है, अगर हम लोग ट्रिप्सिन देते हैं किसी DNA पॉलीमरेज 1 पे, तो फिर उसको वो दो टर्मिनल्स में टूटेगा, C टर्मिनल और N टर्मिनल, जो कि C टर्मिनल पे जो प्रॉपर्टी आती है वो 3
3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी आती है जो प्रूफ रीडिंग में हेल्प करती है, और 5 प्राइम से 3 प्राइम की पॉलीमरेज एक्टिविटी सी टर्मिनल वाले पे आती है, और एन टर्मिनल वाले पे 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आएगी। इसके बाद से क्या है कि पॉलीमरेज है, इसकी प्रोसेसिबिलिटी कम होती है, ये प्रूफ रीडिंग में ज्यादा हेल्पफुल होगा, तो न्यूक्लियोटाइड को भी कम जोड़ता है। तो इसका मेन काम क्या हो जाएगा, गैप फिलिंग करता है और डीएनए रिपेयर करता है और प्रूफ रीडिंग में मदद करता है। सेम डीएनए पॉलीमरेज 2 का भी यही काम है, डीएनए का रिपेयर करने का काम करता है। पॉलीमरेज 3 क्या करता है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके पास 10 पॉलीपेप्टाइड्स है। ये 10 पॉलीपेप्टाइड अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि अगर आपको सामान को किसी एक जगह से उठा के रखना है तो एक मशीन चाहिए आपको पकड़ने के लिए, दूसरी मशीन चाहिए उसको खींचने के लिए ऊपर, फिर उसके बाद से वो ऐसे रोटेट करके दूसरी जगह पे शिफ्ट करेगी, सही जगह पे वो जाके गिरे, सही जगह पे वो बाइंड करे, तो उसके लिए भी हमें होल्ड करने के लिए चाहिए। तो उसी तरह से हमारे पॉलीमरेज जो भी एंजाइम है वो सही से डीएनए के साथ सही साइड पे बाइंड करे, इसके लिए अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स हैं। इसकी ये हमारा मेन एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या है, सबसे मेन एंजाइम है जो कि पॉलीमराइजेशन कर रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे क्या कैटालिटिक कोर इसमें है, उसके बाद से डाइमराइजेशन यूनिट है, उसके बाद से प्रोसेसिबिलिटी, स्लाइडिंग क्लैंप है और क्लैंप लोडर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैटालिटिक कोर पे हमें सारा काम करना है। सारा काम कहाँ होगा, कैटालिटिक कोर पे। तो कैटालिटिक कोर पे हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन और अल्फा और थीटा है। तो क्लैंप लोडर क्या करेगा, स्लाइडिंग क्लैंप को लोड करेगा किस पे, यहाँ पे कैटालिटिक कोर पे। और डाइमराइजेशन, जो डाइमराइजेशन यूनिट है वो डाइमराइजेशन में ही मदद करेगा। ठीक, तो अल्फा यूनिट यहाँ पे कैटालिटिक कोर पे अल्फा जो यूनिट है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है, एप्सिलॉन 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, और थीटा इनहेंस द प्रूफ रीडिंग ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, अब एट कैटालिटिक कोर फॉलोइंग थिंग्स है, पर ये सारी चीजें जो मैंने बताया कि क्लैंप लोडर स्लाइडिंग क्लैंप को लोड करता है कैटालिटिक साइड पे, और जो डाइमराइजेशन होता है कैटालिटिक कोर पे रेप्लिकेशन फोर्क को लिंक करने में एक साथ मदद करता है। डीएनए पॉलीमरेज 5, 4 और 5 क्या है, वाई वाई फैमिली के हैं। इनमें कोई भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसमें नहीं होती है, कोई भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसमें नहीं होती। तो यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज में कैसे होगा, डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक के केस में आपके पास डीएनए अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम हैविंग पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होगी, और ये डीएनए डिपेंडेंट भी हो सकता है और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी हो सकता है। ठीक है, इसके पास पॉलीमराइजेशन और प्राइमेज दोनों की एक्टिविटी होगी। फिर नंबर 9, 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इसके पास कोई एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है, प्रूफ रीडिंग भी नहीं होगी। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें यूकैरियोटिक्स में हम लोग देख रहे हैं। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा में 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होगी और 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होगी। फॉर हाई प्रोसेसिविटी रिक्वायर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड पीसीएनए। पीसीएनए क्या है, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। ठीक है, एक्ट एज ए स्लाइडिंग क्लैंप, रिक्वायर क्लैंप लोडर। ये किसकी तरह काम करते हैं, जैसे पीसीएनए एक क्लैंप लोडर की तरह काम करता है, जैसे हम लोग ने प्रोकैरियोटिक्स में भी देखा। डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन क्या है, पहला पॉइंट देखो इसका 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी और 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। चौथा जो है ये वाला जो है ना, ये वाला, तो ये वाला हमारे पास जो डेल्टा वाला है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी रेप्लिकेट करेगा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा अलोन रेप्लिकेट करते हैं लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पे। ये पांचवा जो है हमारा ये है डीएनए पॉलीमरेज गामा, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, और इसके पास भी 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमरेज और 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट या सजेशन या फिर आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम लोग उसको
तो इसको ऐड करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए, और अगर आप ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक होगा, टेलीग्राम का ग्रुप लिंक होगा, उस पर जाके आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का शायद नहीं होगा, बट टेलीग्राम का वहाँ पे मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।